मोदी सरकार के द्वारा लाया गया 3 बिल आज राज्यसभा में पारित हो गया है। कैसे पारित हुआ, क्या पारित हुआ, इसके लिए बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। कहा जा रहा है कि विपक्षी लोगों को जो इस बिल के खिलाफ थे उनमें बोलने का मौका नहीं दिया गया, उनकी माइकें बंद कर दी गई। वो सवाल करना चाहते थे, चर्चा करना चाहते थे, किसी भी प्रकार का तवज्जो उन्हें नहीं दिया गया और ध्वनि मत से ही राज्यसभा में यह बिल पारित कर दिया गया। जबकि बहुत से सदस्य, आधे से अधिक सदस्य इस बात की मांग कर रहे थे कि इस बिल को पारित करने के लिए वोटिंग हो, राज्यसभा में वोटिंग करवाई जाए। लेकिन लोकतांत्रिकता का परिचायक बन चुकी नरेंद्र मोदी की सरकार पूरी तरह से लोकतांत्रिक ढांचों को ध्वस्त करने में लगी हुई है। इसीलिए इस बार भी उसने अलोकतांत्रिक तरीके से इस बिल को पास करवा दिया है। आइए जानते हैं क्या क्या है इस बिल में, क्या खामियां हैं, क्यों इस बिल को लागू नहीं होना चाहिए और क्यों कांग्रेस इस बात का विरोध कर रही है। अकाली दल से एकमात्र सांसद हैं हरसिमरत कौर, केंद्रीय मंत्री थी नरेंद्र मोदी की सरकार में। इस बिल के पारित होने के बाद से उन्होंने अपना इस्तीफा नरेंद्र मोदी जी की सरकार को प्रस्तुत कर दिया गया है। तो उनके द्वारा बिल 3 प्रकार के अध्यादेश नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने लाया है, जिसमें पहला बिल यह कहता है कि हम 1 नेशन 1 मार्केट देना चाहते हैं। मतलब किसानों के ऊपर कोई बाध्यता नहीं होगी कि वो अपना अनाज जो उनका उत्पाद होता है वो एक ही प्रकार की मंडी जहाँ वो रजिस्टर्ड है वहाँ बेचे। वो चाहते हैं यदि महाराष्ट्र का कोई किसान है, छत्तीसगढ़ में कुछ बेचना चाहता है, महाराष्ट्र का किसान है, पंजाब में कुछ बेचना चाहता है, छत्तीसगढ़ का कोई किसान है, उड़ीसा में कुछ बेचना चाहता है, झारखंड में कुछ बेचना चाहता है, तो उसे कोई बाध्यता नहीं रहेगी, इस बात की खुली छूट रहेगी। दूसरा अध्यादेश है जो ये कहता है कि भंडारण कानून से संबंधित है। अब यह कानून कहता है कि आपको व्यापारियों को भंडारण करने की पूरी तरह से छूट रहेगी। मतलब काला बाजारी को अब लीगल किया जा रहा है। कोई भी व्यापारी होगा, जैसे आलू के रेट कम है, मान लीजिए 5 रुपये 7 रुपये चल रहा है, तो आलू का स्टोरेज करेगा मार्केट में, उसकी कमी करेगा, क्योंकि भंडारण कानून अब हटा दिया गया है। तो वह भंडार संग्रहित करेगा, तब तक संग्रहित करेगा जब तक 5 रुपये का आलू 30 रुपये पे ना हो जाए और ग्राहकों की जेब ढीली ना हो। व्यापारी अपना फायदा देखते हैं, वो वहाँ गलत नहीं है, वो अपना काम करेंगे। लेकिन यहाँ ध्यान देना था सरकार को। सरकार होती ही इसीलिए है कि वह जो अनैतिक चीज़ें हो रही हैं उन्हें रोके, समाज के हर वर्ग को चीज़ें उपलब्ध हों, इस बात का ध्यान दे। पर सरकार इस वक्त में अपनी जिम्मेदारियों से हट चुकी है, चंद कारपोरेट्स की गुलाम हो चुकी है, उन्हीं के लिए काम कर रही है। यह भी भंडारण कानून को हटाना भी उन्हीं को कृतार्थ करने के लिए किया गया एक और काम है। तीसरी जो बात आई है वो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मतलब अब बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, बड़े बड़े पैसे वाले हैं, वो किसानों की बड़ी बड़ी भूखंडों को किराए पे लेंगे और वहाँ पर अपनी सुविधाओं के हिसाब से, अपने हिसाब से, अपने वर्करों के हिसाब से या तो उन्हीं किसानों को वहाँ नौकर रखेंगे, उन्हें मजदूरी देंगे, या अपने किसान अपने वर्कर लेके आएंगे। अब जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, बड़े बड़े लोग होंगे, वह मजदूरी देने से बेहतर सोचेंगे कि मशीनों से काम करवाई जाए, क्योंकि मशीनों से काम करवाने से काम जल्दी भी होंगे और मजदूरी देने के लिए जो उन्हें अधिक पैसे लगते हैं वह नहीं लगेंगे। 2-4 लोगों का काम मशीन अकेले कर सकती है। तो यह लोगों को बेरोजगार भी करेगा, किसानों को बेरोजगार करेगा यह कानून। अब हम इस कानून के, जो ये कानून लाया गया है, उसके इतिहास पर जाएं तो यह कानून, यह व्यवस्था विश्व में 2 जगहों पर, लगभग 2 जगहों पर लागू है। एक यूरोपियन देश हैं वहाँ पे लागू है और अमेरिका में लगभग 70 सालों से यही पॉलिसी लागू है। हम पर्टिकुलरली अमेरिका की बात करें क्योंकि हमें समझ ज़्यादा आएगा अमेरिका के बारे में, क्योंकि वो बहुत विकसित देश है और उस इतना विकसित देश होने के बावजूद भी वहाँ कृषि अर्थव्यवस्था है, कृषि का जो सेक्टर है इस पॉलिसी के आने के कारण चरमरा गया है। तो हमें समझने में आसानी होगी अमेरिका के थ्रू। अमेरिका में 70 सालों से यही पॉलिसी है, वहाँ कोई एमएसपी नहीं है और 1960 से लगभग यह पॉलिसी लागू है। उसके बाद से हम देखते हैं तो 1960 से धीरे धीरे किसानों, अमेरिका के जो किसान हैं उनकी आय कम होते जा रही है।
अमेरिका के ही एक एजेंसी से यह डाटा है कि ग्रामीण अमेरिका जो होता है, ग्रामीण अमेरिका में आत्महत्या करने के जो आंकड़े हैं वो शहरी अमेरिका से लगभग 45% तक अधिक हैं। अब हमें यह सोचना होगा कि जो मॉडल अमेरिका जैसे विकसित देश में फेल है, वह भारत जैसे विकासशील देश में, जो आज कोरोना महामारी में एक बहुत बड़ी त्रासदी झेल रहा है, अर्थव्यवस्था बुरी तरह से चरमरा चुकी है, -23.9% तक जा चुकी है, उस देश में हम इस पॉलिसी को कैसे सक्सेस कर पाएंगे? हम ये सोचना होगा। हम केवल छलावा कर रहे हैं, केवल अपना हट कर रहे हैं और अपने हट में हम किसानों का अहित कर रहे हैं। यदि इसी पॉलिसी की बात की जाए तो 2006 से यह पॉलिसी बिहार में लागू है। वहाँ एपीएमसी एक्ट जो है 2006 से हटा दिया गया है। क्या बिहार के किसानों की हालत सुधरी? यह हमें सोचना होगा, यह हमें जानना होगा, हमें पता करना पड़ेगा, तब हमें यह जो सही है जो गलत है वह हम जान पाएंगे। एक और आरोप नरेंद्र मोदी जी ने कांग्रेस के ऊपर लगाया है। नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस भी यही बिल लाना चाहती थी पर आज विरोध कर रही है। अब मोदी जी तो प्रधानमंत्री हैं, कुछ भी कर सकते हैं भाई, उन्हें तो अधिकार है, तो देश में भी झूठ बोलते हैं, विदेश में भी झूठ बोलते हैं। जैसा उनका रिकॉर्ड रहा है वैसा ही झूठ आज भी है। कांग्रेस यह बिल नहीं ला रही थी कि किसान कहीं भी कुछ भी बेच सकेंगे। कांग्रेस का जो बिल ला रही थी, कांग्रेस जो सुधार ला रही थी, वह यह था कि एपीएमसी एक्ट के तहत सब्जियां और फल, ये दो चीजों को हटाया जाएगा ताकि किसान फल और सब्जी कहीं पर भी बेच सकें, बाध्य ना हो किसान को कि इसी मंडी पर बेचनी है। यह कानून लाने से, यह जो रिलैक्सेशन एपीएमसी एक्ट में कांग्रेस देना चाहती थी, इस रिलैक्सेशन के कारण जो बीच के बिचौलिए हैं उनका वो हट रहे थे। उनके हटने से किसानों को भी अपना अधिक दाम मिल रहा था और जो ग्राहक है उनको भी जो पूर्व निर्धारित दाम थे उनसे कम रेट में वही चीजें, सब्जियां और फल मिल जा रही थी। तो कांग्रेस केवल एक यह बदलाव करना चाहती थी, कोई और दूसरा बदलाव कांग्रेस नहीं चाहती थी। साथ ही साथ कांग्रेस कोई भंडार अधिनियम में रिलैक्सेशन नहीं चाहती थी, कांग्रेस कोई कालाबाजारी नहीं बढ़ाना चाहती थी। तीसरा चीज, कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसी बात कांग्रेस ने उस दौरान भी नहीं की थी। तो आज जो बात नरेंद्र मोदी जी की सरकार और एनडीए कर रही है, खुद नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं, वो देश को गुमराह करने की बात कर रहे हैं। जो कह रहे हैं कि कांग्रेस ये बिल लाना चाहती थी, वो सीधा सीधा अपनी नाकामी छुपाने के लिए नरेंद्र मोदी जी हर बार की तरह कांग्रेस को लेके आ रहे हैं। कभी वो नेहरू को ले आते हैं, कभी राजीव गांधी को ले आते हैं, कभी इंदिरा गांधी को ले आते हैं। अपनी गलती नहीं मानते, अपनी कलई छुपाते रहते हैं। हर बार की तरह इस बार भी वो यही कर रहे हैं। अब हम बात करें इस एक्ट के तहत, तो हर राज्य की अपनी अपनी एक भौगोलिक स्थिति होती है, हर राज्य में अलग अलग उत्पादन होता है। हम छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात करें तो छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में धान का उत्पादन सर्वाधिक हुआ करता है। आज के डेट में छत्तीसगढ़ की ही बात करें तो छत्तीसगढ़ में धान के उत्पादन के साथ ही छत्तीसगढ़ के द्वारा धान का जो सर्वाधिक रेट है पूरे देश में दिया जा रहा है। 2500 रुपए धान का समर्थन मूल्य पूरे देश में कहीं नहीं है, केवल छत्तीसगढ़ के अलावा। अब यदि हम इस पॉलिसी के तहत आए तो होगा ये कि उड़ीसा का कोई किसान है, झारखंड का कोई किसान है, बिहार का कोई किसान है, वह अपने राज्य से छत्तीसगढ़ में आएगा, छत्तीसगढ़ में अपने धान को बेचने की कोशिश करेगा और एक निर्धारित चीजें निर्धारित होती हैं। एक बात निर्धारित होती है कि सरकार इतना ही खरीद करती है। जैसे इस बार की खरीद के समय में इतने मीट्रिक टन खरीद हम करेंगे, यह निर्देश केंद्र सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ की सरकार को दिया गया था। यह भी कहा गया था कि यदि आप धान का 2500 समर्थन मूल्य देंगे तो हम आपसे धान की खरीदी नहीं करेंगे। इसी के कारण राजीव गांधी किसान न्याय योजना छत्तीसगढ़ में लॉन्च की गई। जो अधिक अंतर की राशि थी वह किसानों को उनके खाते में ट्रांसफर की जा रही है। 2 बार की राशियां दी जा चुकी हैं, आगे की कुछ राशियां शेष है वो भी दी जाएंगी। तो ये जो बाहर के किसान आएंगे, अन्य राज्यों के किसान आएंगे, उनकी खरीदी यदि हम छत्तीसगढ़ में करेंगे तो हमारे राज्य के किसान कहाँ जाएंगे? यह सवाल का जवाब छत्तीसगढ़ बीजेपी को देना चाहिए, छत्तीसगढ़ के नेताओं को देना चाहिए जो इस बिल के समर्थन में है। छत्तीसगढ़ के किसान कहाँ जाएंगे?
जो सांसद 11 सांसद आज मिल के आए हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से, उनसे भी मेरा सवाल है कि आपने नरेंद्र मोदी जी को इस बात से अवगत क्यों नहीं करवाया, छत्तीसगढ़ की जो वस्तु स्थिति है धान खरीदी को लेकर उनसे उन्हें अवगत क्यों नहीं करवाया, क्यों नहीं बताया कि छत्तीसगढ़ में 2500 रुपए धान का समर्थन मूल्य भूपेश बघेल की सरकार, कांग्रेस की सरकार दे रही है, और इस बिल को लाने से छत्तीसगढ़ के किसानों का अहित होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ के किसान अपना ही धान छत्तीसगढ़ में नहीं बेच पाएंगे। यह क्यों आपने उन्हें नहीं बताया? एनएसएसओ की रिपोर्ट यह कहती है कि 16% ही ऐसे किसान हैं जो मंडी में अपने धान बेचते हैं। देश की आबादी में जितने किसान आते हैं उसमें से केवल 16% किसान ही एमएसपी में और मंडियों में अपने धान बेचते हैं। कारण यह है कि देश में केवल और केवल 7,000 ही कृषि मंडियां हैं, जबकि इन्हें होना था 42,000। तो जब देश में 84% किसान एमएसपी के बाहर और मंडी के बाहर अपना अनाज, अपना उत्पाद बेच रहे हैं, उसके बावजूद भी वह यह मांग उठा रहे हैं कि समर्थन मूल्य लागू किया जाए, एमएसपी लागू की जाए। एमएसपी लागू करने के साथ ही साथ जो कृषि मंडी है वो बढ़ाई जाए। तो जब किसानों को लाभ हो रहा होता बाहर में बेचने से, तो किसान यह मांग क्यों करते? यह बात को नरेंद्र मोदी जी को समझना चाहिए, केंद्र की सरकार को समझनी चाहिए कि इस बिल से किसानों का अहित ही होने वाला है। साथ ही एक बात और मैं यहाँ आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस बात में भी, इस प्रावधान को जो अध्यादेश नरेंद्र मोदी जी की सरकार ला रही है, उसमें भी दोहरा रवैया अपनाया जा रहा है। एक और वन नेशन वन मार्केट की बात नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है, जो यह कहती है कि कोई भी किसान कहीं भी कुछ भी बेच सकेगा। तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार को यह बताना हो चाहिए कि क्यों प्याज के, जो महाराष्ट्र के प्याज के किसान थे, उन्हें बांग्लादेश में अपने प्याज को निर्यात करने की आज़ादी क्यों नहीं दी गई, क्यों उन्हें रोका गया कि वह अपने उत्पाद बांग्लादेश को न बेचे, जबकि वह अधिक रेट में हमसे प्याज खरीद रहा था, किसानों से प्याज खरीद रहा था। तब क्यों आपने इस ओर ध्यान नहीं दिया नरेंद्र मोदी जी? ये आपको बताना चाहिए। साथ ही साथ आपको ये बताना चाहिए कि आपकी सरकार यह भी कह रही है कि एपीएमसी के तहत जो मंडियां हैं वो तो रहेंगी ही रहेंगी, साथ में हम बाहर में अलग मार्केट देंगे। तो जब आप एक साथ 2 मार्केट देने वाले हैं, तो यह वन नेशन वन मार्केट की पॉलिसी कहाँ से हुई? यह बात भी आप हमें समझाइए। ये इसलिए समझने वाली बात है क्योंकि आप आज तक अपनी किसी भी पॉलिसी में पास नहीं हुए हैं। हर बार आप कांग्रेस को दोष दे देते हैं, हर बार आप जवाहरलाल नेहरू जी को दोष दे देते हैं, हर बार राजीव गांधी, मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, किसी न किसी कांग्रेसी को आप दोष दे देते हैं और अपनी गलतियां छुपाते हैं, अपनी कमियां छुपाते हैं। तो भैया जीएसटी के टाइम भी आपने यही किया था, आपने बोला कांग्रेस लाने वाली थी, कांग्रेस लाने वाली थी। ठीक है भैया, कांग्रेस लाने वाली थी, लेकिन उसके प्रावधान में क्या 6 प्रकार की टैक्स स्लैब थी, वन नेशन वन टैक्स की बात हुई थी। आपने वहाँ झूठ बोला, मनमानी से जीएसटी लाया, देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद कर दी। नोटबंदी के समय भी मना किया गया था, नोटबंदी लाया, कमर तोड़ने वाले थे आप। आतंकवाद की पुलवामा का हमला हो गया, नक्सल हमला आज तक कम नहीं हुआ, नकली नोट बाजार में और ज़्यादा हो गए। मोदी जी, जिस दिन आपने नोटबंदी की थी उसके 4-5 दिन बाद जम्मू कश्मीर में 2000 का नकली नोट भी पकड़ाया था। तो आपने जितनी बात आज तक कही है सारी बातें झूठी हैं। काला धन भी कम नहीं हुआ, बल्कि 99.9% तक जो रेट पैसे थे वो वापस आ गए। यानी काला धन भी आपके इस नोटबंदी की फेयर एंड लवली स्कीम ने सफ़ेद कर दिया। तो आपकी कोई भी पॉलिसी आज तक सही नहीं हुई है, आज तक किसी भी पॉलिसी में आप खरे नहीं उतर पाए हैं। इसलिए देश को डर है, इसलिए देश का किसान डर रहा है कि आप किसानों की आय को दुगनी करने के चक्कर में जो ये नई पॉलिसी लेके आ रहे हैं, कहीं किसानों की आय को आधी न कर दे, किसानों की आत्महत्या को आंकड़े को न बढ़ा दे। नरेंद्र मोदी जी, इस बात पर आप विचार कीजिए। देश में बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं, उनकी सलाह लीजिए, उनसे बात कीजिए। एकला चलोरे की जो राह आपने पकड़ के रखी है, वह उससे देश अवनति पर जा रहा है। मोदी जी, देश के लिए कम से कम देश का बेटा होने का फर्ज निभाइए, जो आप बार बार कहते हैं। देश के लिए, देश के लोगों से बात कीजिए, देश के किसानों से बात कीजिए। यह अलोकतांत्रिक बिल जो आपकी तानाशाही में लाया गया है, आपकी सनक में लाया गया है, आपके गुरूर में लाया गया, आपके घमंड को, आपके अहंकार को सेटिस्फाई करने के लिए लाया गया है। कृपया इससे बैकआउट कीजिए, समझिए देश की क्या समस्याएं हैं, किसानों की क्या समस्याएं हैं, उनसे संवाद कीजिए,
विपक्ष से संवाद कीजिए और एक बेहतर रास्ता चुनिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।